23 फरवरी 2026 की सुबह पश्चिम बंगाल से मनहूस खबर लेकर आई। मनहूस खबर यह कि पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता मुकुल रॉय नहीं रहे। मुकुल रॉय का राजनीतिक जीवन लगभग 5 दशक लंबा था। 71 वर्षीय मुकुल रॉय ने कोलकाता में अपनी आखिरी सांस ली। हालांकि पिछले काफ़ी सालों से वो बीमार चल रहे थे, पार्किंसन से बहुत पीड़ित थे और जब उनका पब्लिक अपीयरेंस देखा गया था तो वो उस तरह नहीं दिख रहे थे जो मुकुल रॉय कभी टीवी स्क्रीन पे दिखा करते थे। अगर मुकुल रॉय के राजनीतिक जलवे की बात करें तो कांग्रेस से अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू करने वाले मुकुल रॉय जब दीदी ममता बनर्जी के साथ आए तो तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 के बड़े लीडर बन गए। उनका जलवा यहां तक था कि केंद्र में मंत्री तक बने, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि वो तृणमूल छोड़कर आ गए भारतीय जनता पार्टी में। अगर पश्चिम बंगाल की जो सियासत की विरासत रही है उस पर नजर डालें तो मुकुल रॉय उन गिने चुने नेताओं में शुमार होते हैं जिन्होंने प्रदेश की राजनीति को एक अलग दिशा दी। उसमें ममता बनर्जी शामिल है, उसमें ज्योति बसु शामिल है, उसमें बुद्धदेव भट्टाचार्य शामिल है, उसमें विधान चंद्र राय जैसे लीजेंड भी शामिल है। मुकुल रॉय एक कांग्रेस कार्यकर्ता होते हैं। ममता दीदी कांग्रेस से अलग हो चुकी होती हैं। पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार के खिलाफ खड़ी होती है ममता दीदी और सड़कों पर अपना आंदोलन चलाती है। लेकिन राजनीतिक सफलता उनको तब तक नहीं मिलती है जब तक मुकुल दीदी के साथ नहीं आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं केशव कर्ण और हमारे साथ बात करने के लिए हैं हमारे सहयोगी कुंदन सिंह। कुंदन पश्चिम बंगाल की राजनीति को एक्टिवली फॉलो करते रहे हैं, उसे कवर करते रहे हैं और आज हम कुंदन जी से समझेंगे कुछ अनसुने किस्से जो मुकुल रॉय से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली की राजनीति तक को जिन घटनाओं ने प्रभावित किया है, जिन किस्सों की गूंज है, हम कुंदन से समझेंगे। कुंदन, पहले बात तो ये आप हमें समझाइए, मुकुल रॉय कांग्रेस के एक कार्यकर्ता होते हैं, उतने बड़े नेता भी नहीं होते हैं। भवानीपुर के पारा कार्यालय में वो बैठे होते हैं और ममता बनर्जी उनके पास आती है। फिर क्या होता है? देखिए केशव जी, पहले एक मैं सबमिशन दे दूं कि बंगाल से मेरा जुड़ाव ऐसा था कि मेरा बचपन वहीं से गुजरा और खासकर मुकुल रॉय का जो अपना गृह इलाका था कचलापाड़ा, अगर उत्तर 24 परगना के बाहरी इलाकों में कल्याणी कचलापाड़ा एक छोटा सा सबर्ब है जिसे रेल कोच फैक्ट्री के नाम से ही जाना जाता है और उनके पिता वहीं काम किया करते थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उस फैक्ट्री के कैंपस से राजनीतिक जीवन शुरू करके एक दिन वो रेल मंत्री बने थे। सो अब हम आ जाते हैं इन पे मुकुल रॉय पे। मुकुल रॉय, अगर आप बंगाल की राजनीति को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, अगर आप कांग्रेस के शुरुआती दौर इंडिपेंडेंट के बाद जो कांग्रेस के वीसी रहा, सिद्धार्थ शंकर से लेके अजीत पांजा से लेके बड़े नेता रहा, इसके बाद लेफ्ट का पदार्पण हुआ था और उस दिनों में अपोजिशन पार्टी के तौर पे कांग्रेस ही हुआ करती थी और सबसे मुखर आवाज अगर कांग्रेस की थी, हालांकि कांग्रेस उन दिनों कई घड़ों में बटी थी, तो ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी देखा आपने कैसे वाजपेयी के दौर में भी रेल मंत्री थी और इसके बाद जब उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया तो जो चुनिंदा नेताओं को लेके आए उसमें मुकुल रॉय भी थे। उस दौर में मुकुल रॉय राज्य की राजनीति में बहुत छोटे लो प्रोफाइल कहते हैं कि ऑफिस बेरर के तौर पे थे, लेकिन मुकुल रॉय ममता के न केवल हमसाए बने बल्कि कहा जाता था कि एक दौर में सेकंड कमांड, वैसे आम एक बोलचाल की भाषा में तृणमूल में कहा जाता है कि ओनली वन पोस्ट ममता और रेस्ट आर लैंप पोस्ट, ये बहुत बोलचाल की भाषा में कहा जाता था। लेकिन ममता बनर्जी का जो सेकंड कमांड एक दौर में टीएमसी का चाणक्य भी कहा जाता था और इसके बाद उनकी शुरुआत होती है और उनका जो चरम रहा है, अगर पॉलिटिकल उनके जो प्रभाव का जो दौर की बात करें तो वो दौर था जब 2009 में अच्छी सीटें जीतकर और यूपीए में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे ममता बनर्जी आई थी और खुद रेल मंत्री बनी थी और वो भी राज्य मंत्री बने थे, शिपिंग एंड पोर्ट मंत्री। और इसके बाद ममता दिल्ली आ तो गई थी लेकिन उनकी पूरी नजर जो थी कोलकाता पे थी, क्योंकि 2011 में पहली बार चुनाव होना था और इसके बाद ये पूरी शुरुआत 2011 का विधानसभा चुनाव होता है पश्चिम बंगाल में और तृणमूल पार्टी उसमें विजयी होती है। ममता बनर्जी दिल्ली से रेल मंत्रालय छोड़कर पश्चिम बंगाल आ चुकी होती हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनती हैं। फिर केंद्र में रेल की कमान किसको मिलेगा, इस पर मंथन चल रहा होता है और इसकी भी एक बैकग्राउंड स्टोरी है। कुंदन केशव जी, एक लाइन में पहले बता दूं कि मुकुल रॉय एक तरह से जो 2009 से 11 का पीरियड था वो ममता दिल्ली में थी उस दौर में, हमें याद है कि ममता बहुत देर रात आती थी
और वो पूरी रात बैठ के कामकाज संभालती थी रेल के लिए। और कई बार एक रेलवे के अधिकारी कोलकाता जाते थे और वहां पे कामकाज संभालते थे। उन दिनों मुकुल रॉय शिपिंग मंत्रालय था कोलकाता में, जो पोर्ट शिपिंग मंत्रालय के एक ऑफिस है वहां पे ज्यादातर वक्त दिया करते थे। उनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं होता था और वो पूरी पार्टी का कमान संभाला करते थे। लेकिन अब जब ममता बतौर मुख्यमंत्री बन के कोलकाता जा चुकी थी, दिल्ली में उन्हें रेल मंत्री बनना था, किसी को बनाना था, उनका कोटे से बनना था। तो सबसे बड़ी जो चुनौती थी, उनके जब सबसे सेकंड लॉयलिस्ट मैन थे वो सबको पता था मुकुल रॉय थे, और नेचुरल एक तरह से मुकुल रॉय उनको बनना था। लेकिन केंद्र में उस वक्त की जो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो नहीं चाहते थे कि मुकुल रॉय, क्योंकि मुकुल एक रेल बड़ा पोस्ट होता और मुकुल रॉय की संगठन में भले पकड़ थी लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे एक निर्णय के स्तर पे नहीं था। तो उस समय एक मैं आपको जोड़ दूं कि श्याम पित्रोदा जो उस समय जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा करते थे, उन्होंने लॉबिंग की, क्योंकि सैम पित्रोदा लॉबिंग कर रहे थे दिनेश त्रिवेदी के लिए। बिल्कुल, और सैम पित्रोदा लॉबिंग कर रहे थे और दिनेश त्रिवेदी फिर जाके बनाए गए। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जब बजट हुआ और ममता का एक मानवीय चेहरा था, ममता उस समय लालू छोड़ गए थे और ये कहा जाता था कि रेल बिना किराया बढ़ाए रेल प्रॉफिट में जा चुका है। उसी लेगेसी को ममता, चूंकि जन जंगल जमीन की बात करती थी, आम लोगों की बात करती थी, अपने दौर में किराया नहीं बढ़ाया उन्होंने, तो वो लेगेसी चाहती थी कंटिन्यू हो जी, जिसका प्रभाव उनको आगे मिल सके। लेकिन बहुत माइनर चेंज किया गया और एक एक रुपए करके। और मुझे दिन याद है, मैं उस वक्त में एक टीवी चैनल में काम किया करता था और रात शाम को एक परंपरा होती थी, आपने भी देखा होगा दिल्ली में, कि रेल बजट के बाद देर रात तक अलग अलग चैनलों पे इंटरव्यू हुआ करता था। और लगातार इत्तेफाक से वो मेरा ही इंटरव्यू चल रहा था, मेरे चैनल का इंटरव्यू चल रहा था। और मैं देख रहा था कि जब चूंकि नेता दिनेश त्रिवेदी बैठे हुए थे और बगल में इंटरव्यू चल रहा था, तो लगातार फोन आ रहे थे दीदी के ऑफिस से, लगातार फोन आ रहे थे, उनके पर्सनल स्टाफ लगातार कह रहे थे कि फोन आ रहे थे और लाइव चल रहा था और वो दिनेश त्रिवेदी फोन लेना नहीं चाह रहे थे। कुछ चैनलों का इंटरव्यू बाकी था और अचानक दिनेश त्रिवेदी ने फोन उठाया और इसके बाद क्या कम्युनिकेशन हुआ हमें नहीं याद। और दिनेश त्रिवेदी अचानक इंटरव्यू छोड़ के 7 साढ़े 7 का वक्त था और वो था कि लगा कि इसके बाद कई बड़े प्राइम चैनल्स के वो एज ए बतौर गेस्ट बैठने वाले थे, लेकिन चले गए और इसके बाद देर रात तक लापता रहे और बाद में पता चला कि सैम पित्रोदा के पास गए थे। चलिए वो बैकग्राउंड की स्टोरी हुई और इसके बाद ममता अड़ी और उसके बाद ऐसा होता है कि दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा होता है कैबिनेट से, मनमोहन सिंह की कैबिनेट से, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कैबिनेट से, और मुकुल रॉय की बहाली होती है रेल मंत्री के तौर पे। पहले स्वतंत्र प्रभार में आते हैं रेल मंत्री, फिर वो कैबिनेट रैंक हासिल करते हैं। समय बदल रहा था, साल बदल रहा था। इसके बाद आता है साल 2014। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। केंद्र में सरकार बदल जाती है, राष्ट्रीय फलक पर नरेंद्र मोदी का उदय होता है, केंद्र में राजग की सरकार बनती है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का विजय रथ आगे बढ़ता है। वो दूसरी बार चुनाव जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बन चुकी होती है और उसी समय में एक बदनुमा दाग राजनीति में उछलता है और वो होता है शारदा। शारदा में कई सारे कद्दावर नेताओं का नाम आता है, उन्हीं में से एक नाम मुकुल रॉय। और फिर बदल जाती है पश्चिम बंगाल के साथ साथ केंद्र के राजनीति की भी दिशा। शारदा में क्या होता दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड था, दीदी मुख्यमंत्री बन चुकी थी, पार्टी के संगठन पर उनका प्रभाव नहीं था और वो पीरियड था जब अकेला पूरा सेकंड मैन के तौर पे, चाणक्य के तौर पे मुकुल रॉय पूरी पार्टी को चला रहे थे। पार्टी में उन्हें विरोध हल्का हल्का मिलना शुरू हो चुका था क्योंकि अभिषेक बैनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो उनका पॉलिटिकल इंस्पिरेशन जग रहा था और आउटस्कर्ट कोलकाता में डायमंड हार्बर से चुनाव लेने के लिए वो तय हो चुके थे। और वो उन्होंने तो 14 के चुनाव में जब डायमंड हार्बर से वो बतौर सांसद होकर जीत के आ गए और वो सेकेंड लाइन माने जाने लगे, वहां से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है और फिर उनकी एक तरह से कहें तो पार्टी के भीतर, परिवार के भीतर और कई बड़े निर्णयों पे, क्योंकि ये माना जाता था कि मुकुल रॉय ने जो बातें कह दी, ऐसे बड़े कोलकाता में गॉसिप होते थे कि आप दीदी को कुछ भी कन्विंस कर दे, पार्टी के कितने बड़े नेता कन्विंस कर दे, लेकिन एक बार जो फाइनल मुकुल रॉय ने कह दिया वो कह दिया। लेकिन वो दौर आ चुका था जब उनकी सत्ता को अभिषेक बैनर्जी से ही चुनौती मिलने लगी। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि उस वक्त फिर हुआ ये कि अभिषेक बैनर्जी के कई निर्णयों पे दीदी ने मुहर लगाई मुकुल रॉय के अगेंस्ट में और अब लगा कि मुकुल रॉय का दिन लौटने लगे। ये दौर खत्म हुआ एक तरह से। बदनाम है, लेकिन मुकुल रॉय ने आंतरिक कलह, अभिषेक बनर्जी का जो पार्टी में उदय हो रहा था और ममता बनर्जी अपने भतीजे की बातों पर जब मुहर लगाने लगी तो असंतोष ने आघेरा और मुकुल रॉय तृणमूल छोड़कर और रास्ते भी तलाशने लगे। लेकिन उसी समय में एक शारदा का भी किस्सा, राजनीतिक गलियारों में तो कुंदन
बहुत ही लोकप्रिय रहा था। भीतर खाने बिल्कुल बात होती केशव थी। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब शारदा का मामला हुआ, नारदा स्टिंग ऑपरेशन में शारदा का मामला हुआ, तो मुकुल रॉय को लगा कि ममता दीदी उनका सपोर्ट करेंगी स्टेट मिशनरी का स्तर पे, लेकिन देखा कि इग्नोरेंस होने लगा। और वो नतीजा हुआ कि उनका पार्टी, तब तक अभिषेक पूरे प्रभाव ले चुके थे, सेकंड लाइन के तौर पे पार्टी पे पूरा प्रभाव अभिषेक का था, तो वो उनकी विरक्ति होने लगी और वही विरक्ति उनको बीजेपी से करीब लाती है। कैलाश विजयवर्गीय, लेकिन दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बता रहा हूं। वो दौर था एक तरह से उनका बनवास का पीरियड कह सकते हैं, हॉलीडे करके वो दिल्ली आते हैं और देश के एक बड़े वकील हैं, हालांकि वो कांग्रेस कोटे से होते थे, वो एक समय में मुकुल रॉय और वो कैबिनेट कलीग भी बिल्कुल थे। कैबिनेट कलीग होते थे। तो उनको लगा कि इस मामले में चूंकि स्टेट सपोर्ट नहीं कर रहा था, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, तो उनको लगा कि लीगल इशू सुप्रीम कोर्ट से और देश के बड़े अदालतों से लेना चाहिए। तो उन्होंने पार्लियामेंट के जो सेंट्रल हॉल, उन्होंने मिलकर कहा कि मुझे कुछ राजनीतिक मदद चाहिए और माफ कीजिएगा कानूनी सलाह चाहिए और मदद चाहिए, हो सके थे। उन्होंने कहा, तो बड़े वकील साहब ने कहा कि मेरा ऑफिस आपको कांटेक्ट करेगा। और जब वो दूसरे दिन उन्होंने कहानी बताई कि शाम को बड़े ऑफिस के फोन आता है और बड़े वकील साहब के ऑफिस ने कहा कि 25 लाख रुपया का चेक और सारे डॉक्यूमेंट्स आप मुझे दे के आइएगा। और जब 25 लाख रुपए पे मुकुल रॉय थोड़ा सा सरप्राइज हुए कि थोड़ा अमाउंट ज्यादा है, तो उनका ऑफिस ने कहा कि सर का 35 लाख रुपए का रेट है, चूंकि उनके कैबिनेट कलीग रहे हैं तो 25 लाख रुपए आपको 10 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया गया। ये भी एक दौर रहा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मुकुला वो आके कह रहे थे कि देखिए क्या वक्त है, और दिल्ली के वकील खासकर कितने प्रोफेशनल होते हैं। तो मुकुल राय ने वो भी दौर देखा और इसके बाद धीरे धीरे उनका झुकाव बीजेपी की तरफ होता गया। और इसके बाद आपने देखा कि चुनाव में 21 के खासकर चुनाव में किस तरीके से वो बहुत प्रभावशाली के तौर पे 19 के लोकसभा चुनाव में और 21 के जो 2 साल 3 साल का पीरियड था, वो बहुत प्रभावशाली ढंग से उन्होंने किया था। फिर होता है 2019 का चुनाव। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर मुकुल रॉय आ गए होते हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक में शामिल होते हैं मुकुल रॉय और राजनीति बनती है वेस्ट बंगाल क्लिंच करने की। पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय का ये जादू जरूर समझा जाएगा कि 2019 में ऐतिहासिक रूप से सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करती है बीजेपी वेस्ट बंगाल में। कांग्रेस धरती पकड़ लेती है, ममता बनर्जी की सीटें कम होती है और उभार होता है भारतीय जनता पार्टी का। स्थानीय नेतृत्व अगर माने तो मुकुल रॉय का ही समझा जाएगा। हालांकि केंद्रीय फलक पर नरेंद्र मोदी का विराट व्यक्तित्व भी हावी था। किशोर, ये पॉलिटिकल बातें तो मुझको लग रहा है कि फैक्ट्स होंगी, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन उनके रिश्तों का आयाम मैं 2-3 शेयर करना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपने दर्शकों के लिए भी। क्योंकि आप देखिए कि एक कहते हैं ना कि भगवान राम जब चले गए तो खड़ाऊ छोड़ गए और भरत ने उस खड़ाऊ को लेके आगे सत्ता संभाला। कुछ इसी तरह की कहानी आप कह सकते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते। 181 साउथ एवेन्यू का छोटा सा मकान है जहां पे दीदी रहा करती थी। वो दीदी का, माफ कीजिएगा, वो मुकुल रॉय का घर था। और मुकुल रॉय जब दीदी मुख्यमंत्री बनी गई और मुख्यमंत्री बनके कोलकाता चली गई, तो अमूमन कई जगह स्टेट्स अपने के लिए घर ले लिया करते, लेकिन ममता बनर्जी उन्हीं के घर में आकर रुका करती थी। और दिल्ली में उनका जो एमपी फ्लैट्स में बहुत छोटे से मकान में रहा करती, उनका यहाँ पे एक जो ट्रेडमिल, आपको पता होगा कि वो वॉकिंग ट्रेडमिल करती हैं, उनके छोटे मोटे सामान होता है, उनके जो बेसिक्स नीड्स है वो सामान मुकुल रॉय के घर पे आ गई। जब भारतीय जनता पार्टी में मुकुल रॉय थे, उसके बावजूद ममता बनर्जी से उनके रिश्ते बरकरार थे। ममता बनर्जी उनके घर ही आती थी। नहीं, आप गलती, माफ कीजिएगा, ये वो दौर था जब दीदी कोलकाता जा चुकी थी। अच्छा, और बतौर सांसद यहाँ होते थे, तो जब दिल्ली काम से आती थी तो वो मुकुल रॉय के घर पे ठहरती थी। 181 का बंगला। लेकिन जब रिश्ते खराब होते हैं तो ठीक उसके बगल वाले 183 में अभिषेक बनर्जी के नाम पे लॉट होता है और वो वहां उनका सामान शिफ्ट हो जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, और सामान शिफ्ट होने से दुश्मनी नहीं चलती। देखिए, जब दोस्ती दुश्मनी में बदलती है तो किस कदर बदल जाती है, उसका एक छोटा सा उदाहरण बता दे। वो नेत्री जो उनके घर में रहती है, सारा सामान उनका है, और वो जब बगल में शिफ्ट होती है, दीदी आती है, तो एक सफेद पर्दा टांग दिया जाता था कि हम लोग बतौर रिपोर्टर उनके यहाँ जाते थे, क्योंकि ममता आती थी 2 से 3 दिन, खासकर पार्लियामेंट सेशन के दौरान आती थी, तो उनका था कि वो सेंट्रल हॉल चली गई। एक दौर था कि कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मिल ली, लेकिन उनके घर के बगल में डिस्टेंस बना रहे, उसके लिए एक पर्दा टांग दिया जाता था। 2-3 और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको वाक्य बताना चाहूंगा कि जो आज के देश में राजनीति का स्वरूप बदल गया, खासकर बीजेपी जो पन्ना प्रमुख से लेके और अमित शाह को चाणक्य कहा जाता था, उस दौर में बंगाल की राजनीति में ये उपाधि मुकुल रॉय के पास थी।
और मुकुल रॉय की एक कलाकारी ये थी कि आप उनको ये जगह बताइए और वो बता देंगे कि इस जगह पे उनका कौन कैंडिडेट है, कौन उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कौन उनके लोग हैं। तो इस तरह की जो चीजें थी वो मुकुल रॉय इस बात के लिए जाने जाएंगे। इस बात पे भी आएंगे, ये हमने आखिर के लिए रखा था। प्लीज। बट 2019 में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अच्छा प्रभाव छोड़ती है। फिर आता है साल 2021। साल 2021 में कोरोना के साये में पश्चिम बंगाल का चुनाव होता है और ऐसा लग रहा होता है कि तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार चल रही है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, उसके खिलाफ हेवी एंटी इनकम्बेंसी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपना ध्वज फहरा चुकी है और अब बारी है पश्चिम बंगाल पर विजय पताका लहराने की। मुकुल रॉय शायद उस जीत के सारथी हो सकते थे, लेकिन परिस्थितियां बदलती है और दीदी एक जुमले उछालती हैं, खेला होबे। ये खेला क्या था कुंदन? देखिए, क्या इस खेला के सूत्रधार कहीं मुकुल रॉय ही तो नहीं थे? क्योंकि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद मुकुल रॉय को तृणमूल दफ्तर में पाया गया था। देखिए, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मुकुल रॉय नेतृत्व के तौर पे कभी आगे नहीं थे, चेहरा नहीं थे, वो हमेशा बैकडोर से काम करते थे। और मुकुल रॉय को जाना जाता था कि वो इलेक्शंस मैपिंग बहुत शानदार करते थे। मुकुल रॉय से आप अगर बंगाल की अगर उसको देखें तो अलीपुर द्वार ऊपर से लेके नीचे आप चले आइए, डायमंड हार्बर का इलाका जो बंगाल तक खाड़िया, आप एक विधानसभा बताइए, आप एक मोहल्ला बताइए, आप एक बूथ बताइए, वो बता देंगे यहाँ पे ये कार्यकर्ता है, वो बता देंगे कि यहाँ की स्ट्रेटेजी ये होगी। जब बीजेपी को लगा कि एक वैसे चाणक्य जो एक एक चीज को जानता है, टीएमसी के एक एक कमियों को जानता है, कमजोरियों को जानता है, अपने लोकल स्ट्रेंथ को जानता है, वो जगह को समझता, इलाका को समझता, देश की मिजाज को समझता, बंगाल के मिजाज को समझता, उसको यूज किया जाए। और धीरे धीरे उसके यूटिलिटी को उन्होंने 19 में प्रूफ भी किया और लगा कि 19 से 20 का एक टर्म था जो चरम पे थे। मैं भी भवानीपुर के घर में जहां रहा करते थे उनसे जाके मुलाकात किया तो बहुत कॉन्फिडेंस है। एक बड़ी आदत है, आपको बता दूं कि वो दिन भर पॉलिटिकल पार्टी का काम किया करते थे, देर रात तक वो जर्नलिस्टों से मिला करते थे। वो दिल्ली भी हुआ करते तो 10 साढ़े 10 का टाइम होता था उनके घर में जर्नलिस्टों से मिला करने का। और जब वो मुलाकात करते थे तो कोलकाता की कुछ मिठाइयाँ आती थी, कुछ दिल्ली से प्रिक्योर की जाती थी। दिल्ली में जो बंगाली रहते उनको पता, बिजली ग्रिल करके, हालांकि हम उनका प्रचार नहीं कर रहे लेकिन संदर्भ में हमने जिक्र कर दिया, बिजली ग्रिल जो बंगाल भवन में, बंग भवन हेली रोड में उनका कैंटीन भी चलाते, उसका फिश हुआ करता था। तो खाने पीने की बातें तो वहां पे आप, अच्छा, कभी भी उनका मन राजनीति में ही ज्यादा लगा, सरकारों में नहीं लगा था ऑलरेडी करके। तो ये चीज हो रहा था। लेकिन उनके बेटे, जो उनका इलाका है बीजपुर, जहां से उनके बेटे विधायक थे, वो बीजेपी में नहीं आए थे। तो ये जो पैरेलली चीजें चल रही थी, बीजेपी को लग रहा था कि इस बार बंगाल में फतह करेगी और देश में जो ध्वज मोदी और बीजेपी के नेतृत्व में था, बंगाल का किला एक तरह से फतह होगा, लेकिन खेला हो गया। खेले के 2 परिप्रेक्ष्य कहा जा सकता, हालांकि इसका बहुत प्रूफ तो नहीं देखा गया, लेकिन ये कहा जाता है और लोग कहते हैं कि एक तरह से बीजेपी में वो थे तो सही बीजेपी में, लेकिन इंटरनली वो सबटाज हो चुके थे। और कुछ सोर्सेज बताते भी, कई जगह कुछ रेफरेंसेस भी बताते हैं कि उन्होंने वो सारी स्ट्रेटेजी बीजेपी क्या चलेगी वो उन्होंने शेयर हो गया था उनसे, उनकी टीम से शेयर हो गया होगा। और वो टीएमसी ने काउंटर स्ट्रेटेजी बीजेपी को उनके किले में ही घेर के दबोचा और नतीजे आए, वो बहुत सरप्राइज था। और जो बीजेपी जहां सत्ता बनाने की बात कर रही थी, एक बार फिर सत्ते से दूर होके गई। और शायद वो वक्त था कि फिर एक तरह से नेपथ्य में चले गए थे और इसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और देखा कि एक दिन वो अचानक उनसे मिलने अभिषेक बैनर्जी पहुंचे और इसके बाद एक बीजेपी, माफ कीजिएगा, टीएमसी का ऑफिस में वो पुनः वो आ तो गए थे, लेकिन उनका एक तरह से इतिहास खत्म हो गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्निकली मुकुल रॉय बीजेपी में ही रहे, बीजेपी से विधानसभा का चुनाव जीते थे, अंतिम सांस तक बीजेपी के विधायक रहे मुकुल रॉय। लेकिन 2021 में खेला हो चुका था, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रह गई थी और ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हारने के बावजूद फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनती है। उनकी पार्टी को अपार सफलता मिलती है, अभूतपूर्व सफलता मिलती है ममता बनर्जी की पार्टी को। लेकिन इसी के साथ मुकुल रॉय का राजनीतिक जीवन नेपथ्य में चला जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी के टेक्निकल मेंबर रहते हैं, उसके एमएलए रहते हैं, लेकिन पार्टी उनकी सच्चाई समझ चुकी थी, उनसे दूरी बना चुकी थी और तृणमूल में भी मुकुल रॉय को वो जगह नहीं मिलती है जो वो छोड़ के आए थे। उसके बाद 2 साल और गुजरते हैं, 3 साल होता है और एक बार फिर से मुकुल रॉय को भारतीय जनता पार्टी के करीब आते हुए देखा जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी
उसको स्वीकार नहीं करती देखिए है। किशोर जी, 21 के बाद उनका स्वास्थ्य ऐसा अलाउ नहीं करता था, पार्किंसंस की बीमारी। एक फोटो आया था और सोशल मीडिया पे हालांकि एक बार लगा कि वो फेक है फोटो, लेकिन लोगों ने देखा उनकी स्थिति बहुत खराब थी। जो उनको करीब से जानते हैं, हालांकि बंगाल में मेरा उनका कोई इंटरेक्शंस तो बहुत कम रहा था, लेकिन बतौर सांसद और बतौर रेल मंत्री रहते हुए और बाद के दिनों में जो वो बीजेपी के स्टडीग जी। थे, तो हम लोग भी उनके मीटिंग्स पे जाया करते। तो एक दौर में हमने देखा कि बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स जो ममता से नाखुश थे, वो जब सेंट्रल डेपुटेशंस पे आते थे तो एक वो ब्रिज का काम करते थे और उन्होंने यहाँ पे रोल प्ले किया। तो वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड के आदमी थे, बहुत नहीं, बिल्कुल। कनेक्ट रहते थे, वो कोई बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं थे, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो मैन टू मैन मार्किंग, लोगों से पर्सनल इंटरेक्ट और लोगों के जो कार्यकर्ताओं की छोटी मोटी समस्याएं होती हैं वो कह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बंगाल की राजनीति में जो तीसरा अध्याय था, कांग्रेस का अध्याय, लेफ्ट का अध्याय, इसके बाद के अध्याय के अगर बड़े राजनीतिक लोगों में बात चेहरों की करेंगे बात तो करें तो मुकुल राय राय का आप राजनीतिक प्रादुर्भाव और उनके योगदान या उनके कालखंड को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जी कुंदन, आप जब मुकुल रॉय के बारे में बता रहे थे और किस तरह से रात में उनके घर पे पत्रकारों की बैठकी लगती थी, तो मुझे कुछ कुछ बिहार में सुशील मोदी याद आ रहे थे। और हम भी मतलब उस टाइम में हम तो बस संघर्ष करना हमने शुरू किया था एक जर्नलिस्ट के तौर पे, लेकिन वही दिनचर्या सुशील मोदी की भी होती थी कि दिन भर राजनीतिक कार्यों में व्यस्त रहते थे, लेकिन शाम को उनके यहाँ भी पत्रकार, लेखकों और ऐसे बुद्धिजीवियों की बैठकें होती थी और सुशील मोदी उन्हें क्लू दिया करते थे। कई बार तो ऐसा भी हमने देखा कि हेडलाइन को करेक्ट भी किया करते थे और इंटरनल इन्फॉर्मेशन अगर मुकुल रॉय पत्रकारों को कहीं से मिलती थी तो बिहार में सुशील मोदी से मिलती थी। मैं सुशील मोदी की चर्चा यहाँ इसलिए भी कर रहा हूँ कि बिहार में सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य थे। बिल्कुल बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें तो राजनीति के चाणक्य निश्चित रूप से इस दौर में मुकुल रॉय थे। उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल से प्रदेश और देश की राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमा रखा था। अब मुकुल रॉय के परलोक गमन के साथ ही एक रिक्ति आएगी पश्चिम बंगाल के राजनीति में। आप उनके मैन टू मैन मार्किंग पॉलिटिकल एक्यूमेन की बात कर रहे थे, जिसकी चर्चा आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर होती है कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, बूथ लेवल, पन्ना प्रमुख, ये सब सारी ये स्ट्रेटजी बनाते हैं। मुकुल रॉय ने उस जमाने में इसको साध रखा था। मुकुल रॉय अब हमारे बीच नहीं है। इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति पर, तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी के डायनेमिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि पश्चिम बंगाल में अगले 1 महीने में चुनाव शुरू हो जाएंगे। ये दुर्भाग्य है कि एक दौर में अगर मैं उनके कालखंड की बात करूं, जो सबसे प्रभावशाली कालखंड था 2009 के लोकसभा इलेक्शन में, जब ममता यहाँ पे दूसरी बार रेल मंत्री बनी थी, तो आप 8 से ले लीजिए और इसके बाद 17 का, मतलब ये पीरियड करीब 10 साल का पीरियड, जो गोल्डन पीरियड या डायमंड पीरियड या प्लेटिनम जुबली पीरियड जो भी कह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जब उनकी पार्टी में अभिषेक बैनर्जी ने उनको रिप्लेस करना स्टार्ट किया सारे डिसीजन मेकिंग में, तो वो चाणक्य के तौर पे बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल तो थे, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें घटती गई और लास्ट के अगर 5-7 सालों की बात करें तो एक तरह से नपत्ते में ही थे। और चूंकि वो जिस टेक्निक से जो लोगों ने काम करना स्टार्ट किया था, वो शायद कुछ टेक्नोलॉजी इवॉल्व होके वो मैन टू मैन मार्किंग, क्योंकि अगर आप आज वो जो काम जो करते थे, आज एक आईपेक संस्था है वो टीएमसी के लिए करती है। बीजेपी की बात करें तो बहुत सारे एजेंसीज, बहुत सारे इनके कार्यकर्ताओं की फौज और बहुत सारे काम टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो जाती है। आपने देखा कि मैसेजिंग करना हो, लोगों से कनेक्ट करना हो, लोगों को ये डिजिटली या टीम से मीटिंग्स करना हो, तो आज दुर्भाग्य है या ये कह सकते हैं कि एक दौर में, एक दशक के दौर में जो मुकुल रॉय का इतिहास था, मुकुल रॉय का जो एक कंट्रीब्यूशन था खासकर टीएमसी को खड़ा होने में, या उनके वो दुर्भाग्य से वो नहीं है, लेकिन उनकी कमी जरूर खलेगी। और खासकर कमी ज्यादा किसको खलेगी, टीएमसी को या बीजेपी को? हमको लग रहा है दोनों यूज्ड टू हो चुके उनके कमी को सब्स्टिट्यूट के तौर पे पूरा करने के लिए, लेकिन उस इलाके की कमी जरूर खलेगी। जो अगर आप शायद मैं आपको बताऊं कि जो इनका इलाका था, कचलापाड़ा, कल्याणी का इलाका, नॉर्थ 24 परगना का इलाका है, और उनका एक पहलू हम लोगों ने जिक्र करना बहुत जरूरी था। जो कोलकाता में एम्स है वो कल्याणी में है। अच्छा। और कोलकाता से करीब 30-35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उन्हीं का कंट्रीब्यूशन जाता है वहाँ पे ले जाने के लिए। कचलापाड़ा रेल कोच फैक्ट्री का पुनरुद्धार की बात करें, और बंगाल के कोलकाता और आसपास के शहरों के इलाके जो दूसरे डेवलपमेंट के फ्रंट पे किया, तो उन्होंने अपना काम किया था। और शायद मुझे लगता है कि पार्टियां भले उनको भूल चुकी हो कि, लेकिन बंगाल के राजनीतिक कार्यकर्ता, खासकर टीएमसी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मन में उनकी कमी जरूर खलेगी और वो उसको मिस करेंगे।
बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियों को उनका विकल्प मिल जाएगा या मिल गया है। वहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उन विधानसभा और लोकसभा को भी अपना प्रतिनिधि मिल जाएगा। मुकुल रॉय राजनीति के चाणक्य थे। पश्चिम बंगाल में कद्दावर नेता थे। केंद्र से लेकर राज्य तक में मंत्री रहे। लेकिन जो सबसे अलग बात थी उनकी, जो उन्हें खास बनाती थी, वो ये थी कि मुकुल रॉय कार्यकर्ताओं के नेता थे। उनकी कमी पश्चिम बंगाल के राजनीतिक कार्यकर्ता अक्रॉस द पार्टी लाइन महसूस करेंगे। फिलहाल मुकुल रॉय हमारे बीच नहीं है। वन इंडिया के तरफ से मुकुल रॉय को भावभीनी श्रद्धांजलि। और आप देखते रहिए वन इंडिया, देश विदेश के तमाम ताज़ा तरीन खबरों और गहरे विश्लेषण के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.